गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर हम लोग संविधान से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपके बीच हाजिर है। आप सबके गुड मॉर्निंग के मैसेज आ रहे हैं। प्रहलाद जी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। अजय जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। शंभू जी आपको भी गुड मॉर्निंग। हर्षदीप जी भी गुड मॉर्निंग करने। आप सभी फ्रेंड्स को बहुत सारा सुप्रभात। दोस्तों, आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं भारतीय संविधान के एक और नए आयाम पर, एक नए पक्ष पर, जहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, और वो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। राहुल जी सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईश्वर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। आरडीएस का भी गुड मॉर्निंग। कांता जी को भी नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करना चाह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकार में भी पर्टिकुलर हम लोग जिस अधिकार की बात करना चाह रहे हैं, दैट इज राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार क्या है उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं उस बात को जान लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जानने से पहले हमको एक शब्द से परिचित होना चाहिए, दैट इज मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में फर्क क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। देखिए, मानव अधिकार, मानव के मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार कभी भी किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। माँ की कोख से जब बच्चा बाहर निकलता है तब वो ये नहीं देखता है कि वो हिंदुस्तान में जन्म ले रहा है, वो अमेरिका में जन्म ले रहा है या वो नेपाल में जन्म ले रहा है। चूंकि उसने जन्म लिया है तो जन्म के साथ ही जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जो कभी भी किसी भी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं, जो कभी भी किसी भी देश के संविधान के मोहताज नहीं होते, उसे हम लोग कहते हैं मानव अधिकार। लेकिन चूंकि आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मानव अधिकार की तुलना में मौलिक अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है। मौलिक अधिकार देश के संविधान से प्रदत्त जो अधिकार होते हैं उसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार हमेशा संविधान से प्राप्त होते हैं, हमेशा देश की सीमाओं से बंधे हुए रहते हैं, और यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में हम उन अधिकारों की रक्षा उसी संविधान के तहत कर सकते हैं। जहां एक और मानव अधिकार किसी भी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, वहीं मौलिक अधिकार हमेशा देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, संविधान से प्राप्त होते हैं। ये दूसरा बड़ा अंतर है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करें तो आपको जो बातें याद रखनी है वो बात याद ये रखनी है कि इनका उल्लेख, पहली बात तो भाग 3 में है, और दूसरी बात आपको याद रखना है अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उसे भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। मेग्ना कार्टा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये मेग्ना कार्टा क्या है। लगभग 800 वर्ष पहले 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार दिए गए थे, जो अधिकार पत्र उनको उपलब्ध करवाया गया था, जो अधिकार जिस दस्तावेज के तहत दिए गए, उस दस्तावेज को इंग्लैंड के संदर्भ में मेग्ना कार्टा कहा जाता है। चूंकि भारत का संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों का उल्लेख करता है, इसलिए भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। देखिए, जो लोग, सारे फ्रेंड्स मेग्ना कार्टा लिख रहे हैं, जो लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों को ये सब बातें पता होनी चाहिए। मेग्ना कार्टा 20 शब्दों में भी पूछे जा सकते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। और एसर्शन और रीजन, कथन और कारण में बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है। क्या प्रश्न बनता है जरा देखें। कथन लिखा हुआ आएगा, भाग 3 भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा है, ये कथन है। कारण क्या है, कारण लिखा हुआ आ सकता है, भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। विकल्प आएगा, कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन सही है, कारण सही है, व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा हम इसलिए तो कहते हैं क्योंकि भाग 3 में लोगों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इस वजह से कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अजय जी, अनुच्छेद 14 से शुरू समानता का अधिकार हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं
मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार हमेशा अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक है। जब हम लोग समानता की बात करेंगे, समानता के अधिकार की बात करेंगे, तब हम लोग आपको बताएंगे कि वो जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है और 18 में जाकर समाप्त होता है। चूंकि हम लोग मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें अजय जी, ये 12 से प्रारंभ होगा। मैं आपके देख रहा हूं उसके कमेंट को। एक तो बात है ये। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों की एक विशेषता ये भी है कि मौलिक अधिकार हमेशा राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। ये जो स्टेट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य का वो मतलब नहीं है जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि आपका राज्य कौन सा है, तो हम लोग कहते हैं यूपी है, एमपी है। यहाँ राज्य शब्द का वो मतलब नहीं है। यहाँ राज्य शब्द का मतलब, या भाग 3 के संदर्भ में राज्य शब्द का मतलब उन सारी संस्थाओं से है जिसकी स्थापना सरकार ने की है। ऐसी सारी संस्थाओं से हैं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती है। वो सारी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है, और ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो भारत का जो विधि आयोग है, सितंबर पहले की बात है, भारत के विधि आयोग ने जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई को भी ये निर्देश दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी सिफारिशों में बीसीसीआई के लिए कहा कि आपको भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना देनी चाहिए, क्योंकि आप भी क्या है, राज्य है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और उसमें वे सारी संस्थाएं आती है जो सरकारी है अथवा सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती है। तो मैं ये कह रहा था, मौलिक अधिकारों की दूसरी जो विशेषता है, ये मौलिक अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। इस वजह से हमेशा ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की जो नेचर है, मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है, वो प्रकृति निषेधात्मक होती है। क्योंकि आप जब मौलिक अधिकार देखते हैं तो हर जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा, राज्य लोगों की जीने के अधिकार को नहीं छीनेगा, राज्य लोगों का शोषण नहीं करेगा, राज्य बाल श्रम नहीं करवाएगा। ये जो नहीं 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 लिखा हुआ है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनकी जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, वो निषेधात्मक है। तो ये मौलिक अधिकार का कुछ कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोगों ने बात की। अब देखिए, अभी एक मित्र कह रहे थे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को हमेशा अनुच्छेद 12 से प्रारंभ करना है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 13 एक्चुअली में आज की हमारी जो बहस है, उस बहस का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 ही है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। इसका कारण क्या है? अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इस बात का पावर देता है, न्यायपालिका को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, उसका पुनरावलोकन कर सकती है न्यायपालिका, जिसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हो, जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, उन विधि की पुनरावलोकन करने की, उन विधि की समीक्षा करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका को प्राप्त होती है, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? कथन और कारण में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 13 ही वो विधि है, अनुच्छेद 13 ही वो जगह है जिसके माध्यम से न्यायपालिका किसी भी विधि का पुनरावलोकन कर सकती है। अब देखिए, आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे कि ये विधि क्या होती है? लॉ, विधि का मतलब है लॉ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 विधि शब्द को भी परिभाषित करता है, और विधि का मतलब है संसद के द्वारा बनाए गए कानून। विधि का मतलब है वे सारे एक्ट जो राज्य विधानमंडल ने बनाए। विधि का मतलब है राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है, भारत सरकार ने क्या है, किसी भी राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलर, परिपत्र जारी किया है, कोई ऑर्डर जारी किया है, कोई नोटिफिकेशन, कोई अधिसूचना जारी की है, किसी प्रकार का रूल बनाया है, किसी प्रकार का रेगुलेशन बनाया है, नियम बनाए, विनियम बनाए, अध्यादेश बनाए, या किसी भी प्रकार की कोई प्रथा हो, वो सब
विधि शब्द की परिभाषा में आती है, ऐसा अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। और लगे हाथ आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि वो सारी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पहले की है, जिसे हम लोग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, संविधान पूर्व की विधि, वो सारी विधि भी विधि शब्द की परिभाषा में आती है। संविधान लागू होने से पहले की बहुत सारी विधियां हमारे देश में आज भी लागू है। आप लोग जानते हैं सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, बहुत सारे कानून हैं जो देश की आज़ादी से और संविधान के लागू होने से पहले के हैं। वे विधि भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो अनुच्छेद 13 ये कहता है उनको भी चैलेंज किया जा सकता है न्यायपालिका में। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी बात करता है अनुच्छेद 13 और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी बात करता है अनुच्छेद 13। अर्थात इसका मतलब यह है कि संविधान से लागू होने की पहले की विधि और संविधान के लागू होने की बाद की विधि, सारी विधियों को भारतीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए, भारतीय संविधान के साथ संगत होना चाहिए, मौलिक अधिकारों के साथ संगत होना चाहिए। अगर वह संगत नहीं है तो अनुच्छेद 13 यह कहता है न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और इवन न्यायपालिका को इतना पावर दिया गया अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कि वह उस विधि को असंगत घोषित कर सकता है, वह उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह कहता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 13। चूंकि आज हमको बात करनी है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार के बारे में विशेषकर, तो समानता का अधिकार पर अभी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। समानता का अधिकार आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है। और 14 से 18 तक कुल कितने अनुच्छेद हो गए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 14 और 4 18 मत कर देना, 14, 15, 16, 17 और 18 कुल मिलाकर 5 अनुच्छेद हो गए समानता के अधिकार के अंतर्गत। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें जरा देखिए आप। पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। मुझे मालूम है जैसे ही मैं अनुच्छेद 14 बोलता हूं आपने बहुत सारे विचार अपने मन में लेकर आ गए होंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात क्या है जरा उसको सुनना। हमेशा ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हुई है। और 2 बातें कौन कौन सी है? एक तो लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, इसको बड़ा ध्यान से सुने आप लोग। विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब यह होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी विधि के समक्ष समानता। लेकिन दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखें आप, ये जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा जो मैंने लिखी है ये हमने इंग्लैंड से ली है पहली बार। और इंग्लैंड में एक विद्वान हो रखे हैं जिनका नाम है डाइसी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया दैट इज रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लॉ, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विधि का शासन। विधि के समक्ष समानता की ये जो अवधारणा है ये हमने इंग्लैंड से ली है। और इंग्लैंड में भी एक विद्वान है डाइसी, उनका कॉन्सेप्ट है विधि का शासन यानी रूल ऑफ द लॉ, इससे प्रभावित है एक। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह होता है विधि के समक्ष समानता। लेकिन दोस्तों आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो मैं बात कह रहा हूं विधि के समक्ष समानता, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती और अगर करती है तो वो गलत है। कैसे गलत है जरा देखिए। कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप है, वो इतना सक्षमता से कार्य नहीं कर पाता जितना हम और आप लोग कर पाते हैं। अब जरा सोचिए उसको कहा जाए कि आप 1 किलोमीटर दौड़ो और वो 10 सेकंड के अंदर अंदर दौड़ के बताओ। सामान्य व्यक्ति भी 1 किलोमीटर दौड़ेगा 10 सेकंड में और एक जो पीएच है वो भी 1 किलोमीटर दौड़ेगा 10 सेकंड में। मुझे बताओ ये कानून के समक्ष समानता क्या ये सही है क्या? एक फिजिकली जो हैंडीकैप व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर 10 सेकंड में नहीं दौड़ सकता है, या यूं कह दीजिए वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है जितना हम और आप जैसे सामान्य लोग कर सकते हैं। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इस वजह से नेगेटिव है क्योंकि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर नहीं हो सकते हैं। आपको भेदभाव तो करना पड़ेगा। आपको फिजिकली जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए अलग नियम बनाने पड़ेंगे और जो सामान्य प्रकार के जो लोग हैं उनकी एक अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। उनके लिए
उनके लिए नियम अलग बनाने पड़ेंगे। वो जो नियम अलग बनाए जाते हैं वो किसके तहत बनाए जाते हैं? अनुच्छेद 14 में एक बहुत छिपा हुआ प्रश्न है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अनुच्छेद 14 में केवल विधि के समक्ष समानता शब्द का ही उल्लेख नहीं है, वहां लिखा हुआ है विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये भी अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखें, पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। नंबर 2, विधियों का समान संरक्षण। नंबर 3, दोनों। नंबर 4, दोनों ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर होगा नंबर 3, दोनों का उल्लेख है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण का अभिप्राय क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। विधि के समक्ष समानता तो केवल इतना कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सामने कौन खड़ा है इससे कानून को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण, ऐसा नहीं कहता है। वो ये कहता है कि विधि अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर सकती है। दैट इज विधियों का समान संरक्षण। आप लोग जानते हैं भारत में एससी के लिए अलग नियम है, एसटी के लिए अलग नियम है, ओबीसी के लिए अलग नियम है, महिलाओं के लिए अलग नियम है, बच्चों के लिए अलग नियम है। हमने इनके सबके अलग अलग वर्ग बनाए हैं, इन सबके लिए हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। ना केवल कैटेगरी बनाई है बल्कि उनके लिए नियम भी अलग अलग बनाए हैं। दैट इज विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका सीधा सा मतलब है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये कहता है कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा, अनुच्छेद 14 को हम लोग जब देखते हैं तो उसका नाम है समानता का अधिकार, यानी सभी लोग समान होंगे। बात तो सही है, लेकिन विधियों का समान संरक्षण जो कि हमने अमेरिका से लिया है, इस कॉन्सेप्ट को हमने यूएसए से लिया है, ये कहता है कि स्टेट चाहे तो एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है वो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, या इसका मतलब ये है। तो अनुच्छेद 14 में दोनों बातों का उल्लेख है, इस पर हमने चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में किस तरह के सवाल बन सकते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15 पहले तो कहता क्या क्या है? अनुच्छेद 15 यह कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग यानी जेंडर के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, अनुच्छेद 15 5 आधारों का उल्लेख करता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। जाति, धर्म, मूल वंश, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर यानी लिंग के आधार पर, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 ये कहता है। आगे अनुच्छेद 15 ये भी कहता है कि हमारे जितने भी जो सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे तालाब है, चाहे कुएं हैं, चाहे खेलने के मैदान है, वो समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। वहां पर इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात भी अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है। लेकिन याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में 5 आधारों का उल्लेख है। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। पहली बात तो है ये। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जहां ऊपर हम लोग ये कह रहे हैं कि राज्य ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वहीं अनुच्छेद 15(3), अगर 15 की जो धारा 3 है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन बात जब महिलाओं की होगी, लेकिन बात जब बच्चों की होगी तो राज्य चाहे तो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 15 की धारा 3 में है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो 15 में दो बातें हमने देखी, और अब जिस बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज 15(4). 15(4) क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर ले जाता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था, मद्रास राज्य था। मद्रास में एक आदेश दिया हुआ था मद्रास की सरकार के द्वारा, जिसे सांप्रदायिक आदेश कहा जाता है। सांप्रदायिक आदेश
अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल ऑर्डर। इस सांप्रदायिक आदेश के अंतर्गत मद्रास में हर जाति के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित की गई थी, सरकारी नौकरियों में भी और साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी हर जाति के लिए अलग अलग थी। मद्रास में इस प्रकार का कम्युनल ऑर्डर चल रहा था संविधान के लागू होने के बावजूद भी। एक लड़की ने, जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, इसे कोर्ट में चुनौती दी। जब कोर्ट में इस सांप्रदायिक आदेश को चुनौती दी तो कोर्ट ने इस सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा, कोर्ट ने जो निर्णय दिया, दोहराई राजन वाला मामला है मद्रास स्टेट का 1951 का मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ शब्दों में कह दिया कि जाति के आधार पर इस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिए जा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में निर्णय आया तब भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय को खारिज करने के लिए, इस निर्णय का जो प्रभाव आ रहा था उसको समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन होगा 1951 में और इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 15 है उसमें 15(4) नाम की धारा जोड़ी जाएगी। आर्टिकल 15 में 15(4) नाम की धारा जोड़ी जाएगी। वो 15(4) धारा क्या है उस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों के मैसेज पूरा देख रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। वेरी गुड मॉर्निंग। राज गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। मोनिका जी आपको भी गुड मॉर्निंग। ये जो प्रथम संशोधन है इस पर हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। हम लोगों ने बात की थी संविधान सभा की, जो पहले दिन की अपनी क्लास थी। तो मैंने आपको कहा था कि संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए प्रथम संशोधन किया और भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी थी, वो थी 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए और ऐसा ही प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ी। 15(4) क्या कहता है? 15(4) यह कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, और कौन से पिछड़े हुए लोग? सामाजिक यानी सोशली एंड एजुकेशनली यानी शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकेगा, ऐसा 15(4) में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ऐसा 15(4) में लिखा हुआ है। आज के दिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं था, इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। आप लोग जब कॉलेज में, आप लोग जब विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग देखते हैं एससी के लिए मेरिट अलग बनती है, एसटी के लिए मेरिट अलग बनती है। ये जो एससी एसटी के लिए जो मेरिट अलग बनती है उसका बेस आर्टिकल 15(4) है, जो रिजर्वेशन की बात करता है। लेकिन रिजर्वेशन कहां पर करता है? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, इस बात का प्रावधान है 15(4) में। अब देखिए अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 10-12 साल पहले ले जाना चाहता हूं। 2006 का वो सीन याद करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी दिल्ली में और एम्स में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और वो आंदोलन क्या था? एससी और एसटी को तो शिक्षण संस्थानों में पहले से आरक्षण था, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे या जिन्होंने प्रथम संविधान संशोधन किया, उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, उनको उन्होंने आरक्षण से बाहर रखा। इस वजह से एम्स है या फिर आईआईटी है, आईआईएम है, वहां पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। वर्ष 2006 में इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में एम्स में हुआ और कहा कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 13वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2006 में। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत एक नई धारा जोड़ी गई, दैट इज 15(5). और 15(5) जोड़कर यह कह दिया कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां पर भी समाज के पिछड़े हुए लोगों तथा एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा। 15(4) और 15(5) में फिर फर्क क्या हुआ? दोनों आरक्षण की बात करते हैं, दोनों शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है और दूसरा
उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। ये फर्क है। समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करते हैं। समानता दूसरी क्या है? दोनों मूल संविधान का पार्ट नहीं थे, बाद में जोड़ा गया। एक को प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, एक को 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए, ये जो 93वां संविधान संशोधन हुआ उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ द इंडिया। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में निर्णय देते हुए कहा 93वां संविधान संशोधन एकदम सही है, यह संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, यह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। तो 15(5) को भी थोड़ा ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। क्या कहता है अनुच्छेद 16? अनुच्छेद 16 पहली बात तो कहता है रोजगार का सभी को समान अवसर होगा। अवसर की समानता की बात करता है, रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। आगे क्या कहता है? हमेशा देखिए, कई बार विद्यार्थी हमसे प्रश्न पूछते हैं कि इतने सारे आर्टिकल्स हम कैसे याद करें। तो आर्टिकल्स को याद रखने का एक तरीका है, आर्टिकल को आप टुकड़ों में बांटिए। अनुच्छेद 16 को 5-7 टुकड़े कर दीजिए उसके। कैसे? पहली बात, अनुच्छेद 16 यह कहता है कि रोजगार प्राप्त करने का सभी को समान अवसर होगा। आगे क्या कहता है? राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वो आधार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 16 में उन आधारों का उल्लेख कर रखा है और वो टोटल 7 आधार हैं जिनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जरा देखिएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 आधार तो हमने अनुच्छेद 15 में भी देखे थे। यहाँ 2 एक्स्ट्रा आधार हैं और वो 2 एक्स्ट्रा आधार कौन से हैं? एक, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, आपके उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, आप कहाँ रह रहे हैं, अर्थात निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 5 और 2 7 आधार हो गए, जिसमें आर्टिकल 16 में ये लिखे हुए हैं कि राज्य रोजगार देते समय इन आधारों पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। आर्टिकल 16 में जो अनुच्छेद 16(3) की जो अनुच्छेद 16 है उसकी धारा 3 को जरा देखें आप। 16(3) बहुत महत्वपूर्ण धारा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, निवास के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? ऊपर जो बात लिख रखी है उसका अपवाद है अनुच्छेद 16(3), और वो क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3) यह कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ऊपर कह रहा है भेदभाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन 16(3) यह कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है। लेकिन साफ लिखा हुआ है इस संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। अनुच्छेद 16(3) यह कहता है कि कोई राज्य अगर चाहे कि अपने वहाँ की सरकारी नौकरियां जो है उसमें वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दी जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, निवास के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। कहाँ लिखा हुआ है? 16(3) में लिखा हुआ है। कोई उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है? कोई ऐसा उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है जिसके द्वारा संसद ने कोई कानून बनाकर किसी पर्टिकुलर एक एरिया के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी है? याद करें आप लोग, सामने पड़ा है, अभी की बात है। 98वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 98वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 371(j) जोड़ा गया। और ये जो 371(j) है वो क्या कहता है? कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां देता है। 98वां संविधान संशोधन का द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371(j) क्या प्रावधान करता है? कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां देते हुए कहा कर्नाटक हैदराबाद रीजन, कर्नाटक का एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें गुलमर्ग वगैरह आते हैं, कर्नाटक हैदराबाद बीदर वगैरह आते हैं, कर्नाटक हैदराबाद जो एरिया है उस संदर्भ में कर्नाटक का राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त होगी और उस रीजन के लोगों को सरकारी नौकरियों में वो प्राथमिकता दे सकेगा। उस पर्टिकुलर एरिया के विकास के लिए राज्यपाल कुछ काम कर पाएगा। ये 98 अमेंडमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 16(3) में यही तो लिखा हुआ है एक्चुअली में कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर पर्टिकुलर एक एरिया के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन ये प्रावधान करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। ऐसा अनुच्छेद 16(3) में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की। आर्टिकल 16(4) इज द बेस ऑफ द रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियां, आप जो शब्द लिख रहे हैं लोक नियोजन, एकदम सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 371 धर्मवीर जी 371 जी हमने 98वें संशोधन के द्वारा जोड़ा। हैदराबाद कर्नाटक रीजन, एकदम आप सही कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी, ये कर्नाटक का पर्टिकुलर एरिया है जिसमें राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई। एकदम बात सही कह रहे हैं। अब देखिए हम लोग आर्टिकल 16(4) की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) भारत में आरक्षण का आधार है सरकारी नौकरियों में। मैं आपका मैसेज पढ़ पा रहा हूं, आप कह रहे हैं आरक्षण सही है या गलत है। देखिए सही और गलत की बात हमको आज नहीं करनी है, हमको बात समानता के अधिकार पर करनी है। सही और गलत पर चर्चा कभी और की जा सकती है जब पर्टिकुलर हम लोग आरक्षण विषय पर जब बात करें। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि जो समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं या ऐसे लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 16(4) में। समाज के पिछड़े हुए लोग और ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी, ऐसा आर्टिकल 16(4) कहता है। कैसे करोगे व्यवस्था? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन पिछड़ा वर्ग है? तो इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा दूर आपको लेके जाता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 340। वो ये कहता है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जो इस बात का पता करेंगे कि हिंदुस्तान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग कौन है। ऐसा अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है और इसके लिए कमीशन बनाने की बात कही है। और ऐसे कमीशन कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के लिए ये जो अनुच्छेद 340 में जो बातें लिखी हुई है, उस आधार पर राष्ट्रपति जी ने आयोग का गठन किया। 1953 में कौन सा आयोग? 1953 में कौन सा आयोग बनाया था? काका कालेलकर आयोग। ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति जी ने इस आयोग का गठन किया था। 1955 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और आयोग ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई जी की सरकार ने 1978 में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1978 में बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिहार के बहुत बड़े नेता थे, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। ये जो मंडल आयोग है ये 1979 1 जनवरी 1979 से काम करना शुरू करेगा। इस आयोग का गठन भी अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत किया गया था। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। तब तक मोरारजी सरकार जा चुकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। मंडल आयोग की सिफारिशों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, अगस्त 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को आरक्षण दिया। और ये जो आरक्षण दिया गया ओबीसी को, वो आरक्षण 27% दिया गया। थोड़ा जरा सुनिए, अगर हम लोग राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट, और अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो आरक्षण किस तरह से है जरा देखना। एससी को राजस्थान में 16% आरक्षण है। और अगर भारत की हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियों में एससी को 15% आरक्षण है। एसटी की अगर बात करें तो राजस्थान में इनको 12% आरक्षण है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर 7.5% है। विद्यार्थी कई बार प्रश्न पूछते हैं ये इतना गैप क्यों है? ये 16% उधर है, भारत में 15% है। एसटी को राजस्थान में 12% आरक्षण है, 7.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियों में, ऐसा क्यों? एकदम क्लियर करना चाहते हैं। आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। राजस्थान की जनसंख्या में एससी का प्रतिशत लगभग 16% है, दैट्स वाई उनको 16% दिया गया। राजस्थान की जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत लगभग 12% है, दैट्स वाई उनको 12% दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यही रेशियो 15 और 7.5% आता है।
अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को यहां पर आरक्षण राजस्थान में 21% दिया गया। आप लिख रहे हैं दिनेश कुमार जी, आप 27% लिख रहे हैं। ये जो 27% जो आरक्षण है ओबीसी के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। ये आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह जी की सरकार के द्वारा अगस्त 1990 में दिया गया था। अब ये जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया, इसके बाद में सामान्य वर्ग ने भी आरक्षण की मांग की। सामान्य वर्ग को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। सामान्य वर्ग को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया और ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया, इन दोनों प्रकार के आरक्षण को इंदिरा साहनी वाद में चुनौती दी गई। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से इस मामले को जानते हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 को डिसीजन दिया। भारत संघ, याद रखें, इंदिरा साहनी वाला जो वाद है वो आरक्षण के संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा मामला है। 1992 16 नवंबर, क्या मामला था? ओबीसी को 27% आरक्षण और सामान्य वर्ग को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि उनको आरक्षण दिया जा सकता है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। दूसरी बात कही, सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब है आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस वजह से आर्थिक आधार पर इस संविधान के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा। फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, यानी जो आरक्षण आता है, जो वैकेंसीज आती है, उसमें से 50% पदों को आप आरक्षित कर सकते हैं। बाकी जो 50% जो पद है वो सामान्य वर्ग के लिए होंगे, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आरक्षण का फायदा लेकर जो व्यक्ति सरकारी नौकरियों में आ जाता है, यानी क्रीमी लेयर, जो मलाईदार तबका है, क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा प्रमोशन में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अब देखिए, एक मित्र अभी थोड़ी देर पहले ये पूछ रहे थे कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसको जरा देखिए। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया, और आपका जो प्रश्न है कि 69% तमिलनाडु में आरक्षण कैसे है, तो उसको एकदम क्लियर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ शब्दों में इंदिरा साहनी वाले मामले में कहता है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। तमिलनाडु में 69% जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो कैसे किया गया? इसके लिए हमने 76वां संविधान संशोधन किया 1995 में। 1995 में 76वां संविधान संशोधन करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया, और वो वाला जो कानून है उस कानून को हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और आप लोग मित्रों, कभी मौका मिला तो हम लोग अनुसूची पे भी बात करेंगे। आप लोग इस बात को जानते हैं कि 9वीं अनुसूची वह अनुसूची है जिसमें किसी कानून को अगर शामिल कर दिया जाए तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए क्या कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको आधारभूत संरचना का ध्यान में रखना होगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले का कोई कानून यदि 9वीं अनुसूची में शामिल है और वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो कोई बात नहीं, उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में डाला है और वो यदि संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, कोई उसे कोर्ट में चैलेंज करता है, तो कोर्ट न केवल उसकी समीक्षा कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है, बल्कि अगर कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि ये बातें संविधान के खिलाफ में है तो उसे वो रद्द भी घोषित कर सकता है। 76वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में जब तमिलनाडु के लिए 69% रिजर्वेशन का प्रावधान किया और हमने इसको 9वीं अनुसूची में डाला तो लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया
तमिलनाडु की सरकार ने, भारत सरकार ने ये साबित किया कि तमिलनाडु में विशेष परिस्थितियां हैं। जैसा कि इंदिरा साहनी वाले मामले में कहा था कि विशेष परिस्थितियां होने पर आरक्षण 50% से ज्यादा किया जा सकता है। ये साबित कर दिया, रिट पिटीशन खारिज कर दी गई। इस वजह से तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखें। तो इंदिरा साहनी वाला मामला जो है वो आरक्षण के संदर्भ में सबसे बड़ा मामला है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बातें 16(4) के अंतर्गत हम लोगों ने लिख रखी है। तो अनुच्छेद 16(4) और 15(4) में फर्क क्या है? अनुच्छेद 15(4) भी आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 16(4) भी आरक्षण की बात करता है। 15(4) शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात करता है। राजकुमार जी पूछ रहे हैं, सर आप कौन सी बुक पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की, आप हमें भी बताएं। देखिए, आप पूछ रहे हैं तो प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं। ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये वैसे तो भारत के संविधान का एक सामान्य सा बैरेक्ट आता है, 150-200 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज लिखा होता है, ये डिगलॉक होता है, एक तरफ अंग्रेजी में और दूसरी तरफ हिंदी में लिखा होता है। भारत के अगर आप लोग आरएस या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के संविधान का बैरेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। बैरेक्ट को पढ़िए और देश भर में जो घटनाएं घटित हो रही है उनको जोड़ जोड़ कर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राजकुमार जी, किसी एक किताब में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बैरेक्ट पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा। बाकी आप जो देश में घटनाएं घटित हो रही है उनको जोड़ें, उनको समझें, एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। खैर, अनुच्छेद 16 के बाद अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 बहुत पॉपुलर आर्टिकल है और आप लोग जानते हैं, मैं जैसे ही बोलने वाला हूं उससे पहले पहले आप लोगों ने सोच लिया होगा कि अनुच्छेद 17 में किस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 छुआछूत की समाप्ति की बात करता है, अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है अनुच्छेद 17। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 17 में ये जो छुआछूत की समाप्ति की जो बात कही गई है, इसको याद रख देने मात्र से अपना काम चलेगा नहीं। रॉयल जी, आप सही कह रहे हैं, छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत है, इससे काम चलेगा नहीं। आपको वो कानून भी पता होना चाहिए जो अनुच्छेद 17 को आधार बनाकर बनाए गए हैं। आपको पता होगा 1955 में हम लोगों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। उसका नाम है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। यह अनुच्छेद 17 को आधार बनाकर ही बनाया और अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा। आप लोगों को आइडिया होगा, 20 मार्च, ठीक आज से 38 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था एस.के. महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में 20 मार्च 2018 को, और वो डिसीजन था SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो बनाया गया उसके बारे में। SC/ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है, जो राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था, उसका आधार भी अनुच्छेद 17 ही है। तो ऐसे मामले जो आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे पढ़े, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 17 पढ़ा और ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उसको जोड़कर पढ़ी, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोनों एक्ट को ध्यान रखिएगा, एक 1955 में बना है और एक बना है 1989 में। समानता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग लास्ट जिस अनुच्छेद पर बात कर रहे हैं, दैट इज आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? बड़ा सामान्य सी बात कहता है। इसके तहत हमने टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत किया है, इसके तहत हमने पदवियों का अंत किया है। यह है अनुच्छेद 18। लेकिन किस प्रकार की उपाधियां, किस प्रकार के टाइटल्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर, सेना आप लोग जानते हैं वहां परमवीर चक्र दिए जाते हैं, कीर्ति चक्र दिए जाते हैं, वीर चक्र दिए जाते हैं और भी बहुत सारी वहां उपाधियां दी जाती है, उन उपाधियों पर रोक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर डॉक्टरेट की उपाधि की बात करते हैं, डीलिट की उपाधि की बात करते हैं, तो उन उपाधियों पर रोक नहीं है। बाकी सारी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है, इस बात का भी उल्लेख है अनुच्छेद 18 में। दोस्तों, आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार देखा, बहुत डिटेल में पढ़ा। कल जब हम लोग आपसे वापस रूबरू होंगे, हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, अपना इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए। अगेन थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.